नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने सियासी संक्रांति के बारे में सुना है? आज ये शब्द सुर्खियों में है। वजह है भाजपा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का संक्रांति वाला हमला। आज अखिलेश यादव तेलंगाना के खम्मम में थे। यहां भारतीय राष्ट्र समिति की बड़ी रैली हुई। इसमें खास मेहमान के रूप में अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश ने कहा कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो हमारे यहां मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, और अब जब सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन हो चली है, जिससे देश में बदलाव आएगा और भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव का चुभने वाला हमला यही नहीं थमा। उन्होंने भाजपा को भ्रमजाल पार्टी बता डाला। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सिर्फ जाल फेंक कर लोगों को फंसाना जानती है, लेकिन 2024 में दोबारा वो सत्ता में नहीं आएगी। अखिलेश ने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक तीखे तंज किए। इससे साफ हो गया कि गैर कांग्रेसी विपक्ष ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा तय कर लिया है। खम्मम रैली के मंच पर केसीआर और अखिलेश के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी थे, और सबने मिलकर भाजपा पर चुभते हुए हमलों की बौछार की। केसीआर के इस रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि दोनों ही नेता केसीआर के करीबी रहे हैं। बावजूद इसके खम्मम में भाजपा विरोधी इस बड़ी रैली में दोनों की ने दूरी दिखाई। ये रैली तब हुई है जब एक दिन पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा के मिशन 400 सीट को लेकर नेताओं को मनोबल का बूस्टर डोज दिया है। ऐसे में 2024 के चुनाव की चुभने वाली सियासत किस मुकाम तक जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसे में आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव खम्मम में बीआरएस की रैली में 14 मिनट तक बोले, और इसमें शुरू से आखिर तक उन्होंने भाजपा को निशाने पर रखा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने पूछा कि 2022 बीत चुका है, लेकिन भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा पूरा नहीं किया, जो सबसे बड़ा धोखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कल तक सत्ता में लंबे समय तक कायम रहने वाली की बात करने वाली भाजपा ने खुद कह दिया है कि अब 400 दिन ही बचे हैं। वहीं भाजपा ने सपा के तीखे हमले पर मौके पर ही हिसाब बराबर करने की कोशिश की। भ्रम और जाल फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं, समय समय पर जाल फेंकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। भाजपा के लिए अखिलेश का 400 दिन का काउंटडाउन। तो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। 2024 के लिए सपा की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। दक्षिण से सियासत का संक्रांति संदेश। मकर संक्रांति का त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। तीसरे मोर्चे का लाल गुलाबी चक्रव्यूह।
5 दलों की साझा हुंकार, किसानों के नाम पर आर पार। लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा, इनका 22 खत्म नहीं होगा। 23 आ गया, 24 आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है। देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं, देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। दिल्ली की दावेदारी का विपक्ष का नया एजेंडा। आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दे करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। भाजपा के खिलाफ अखिलेश का महाजाल। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव ने दक्षिण के मोर्चे से भाजपा सरकार पर चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है और बड़ी से बड़ी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाई है। सियासी तौर पर इस आक्रामक तेवर के साथ ही सपा अध्यक्ष ने तेलंगाना दौरे के दौरान कई खास तस्वीरें भी सामने आई। वो यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भी गए, जहां केसीआर, केजरीवाल और भगवंत मान के साथ खास पूजा की। भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन का ये पहला ट्रेलर है, जिसमें 5 दलों के दिग्गज एक साथ एक मंच पर हैं। टीआरएस, सपा, आप, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा पर खम्मम की इस रैली से सीधा हमला बोला। जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं, आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। धरती तेलंगाना के खम्मम की थी और तैयारी दिल्ली के दरवाजे पर तूफानी दस्तक वाली थी। भारत राष्ट्र समिति की इस रैली में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भाजपा विरोधी दलों के दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर ला खड़ा किया। मंच पर लिखा था, अब की बार किसान सरकार। इशारा साफ था कि 24 के चुनावी महायुद्ध के केंद्र बिंदु में किसान रहने वाले हैं। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा। तीसरा मोर्चा बनाने की पहल पहले भी हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ किरदार बदल गए हैं।
कभी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसी ही कवायद की थी। अब इस पहल की अगुवाई केसीआर कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव ने ले ली है। अखिलेश यादव अब इस कोशिश में है कि किस तरीके से देश में एक नया तीसरा मोर्चा जो है वो तैयार हो सके, और इसकी सारी जिम्मेदारी केसीआर खुद निभा रहे हैं। कभी साउथ के साथ नॉर्थ एक हुआ था, तब चंद्रबाबू नायडू उसका चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी केसीआर ने संभाल ली है। अखिलेश ने पीएम मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने खम्मम के मैदान से गंगा विलास क्रूज का भी जिक्र कर डाला कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार नौजवानों से किया गया रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाई। निशाने पर यूपी सरकार भी थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि निवेश समिट के नाम पर यूपी में सिर्फ प्रचार हो रहा है। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का। मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे, उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। अखिलेश की इन बातों पर भाजपा की पैनी नजर थी। पार्टी ने सपा को करारा जवाब दिया। अब ये चुनाव जब आते हैं तो इस तरह की गतिविधि ये लोग करते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट का जो भी अवधारणा है कभी देश की राजनीति में सफल नहीं हो पाई। और देश की और प्रदेश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, स्थायी नेतृत्व चाहती है। विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। एक सवाल ये भी है कि आखिर अखिलेश यादव से केसीआर की करीबी बाकी नेताओं के मुकाबले क्यों बढ़ रही है, जबकि वे अपनी पीढ़ी के नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को चाहकर भी खम्मम की रैली में नहीं ला पाए, जबकि उनके साथ मिलकर ही केसीआर ने तीसरे मोर्चे की शुरुआती पहल की थी। इसके पीछे की वजह दिलचस्प है। दरअसल अखिलेश यादव ये जानते हैं कि केसीआर की पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और अगर इसका प्रभाव बढ़ेगा भी तो केवल एक क्षेत्र तक ही बढ़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि केसीआर की पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार नहीं करेगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीसरे मोर्चे पर औपचारिक तौर पर भले ही अब तक गठन नहीं हुआ हो, लेकिन 5 दलों के नेताओं ने मिलकर भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा संदेश दे डाला। भाजपा के लिए आर पार की चुनौती का संदेश है तो कांग्रेस को सावधान वाला संकेत है। इशारा साफ है कि कांग्रेस को विपक्ष के दूसरे दलों की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब 24 की लड़ाई दूर नहीं। नरसिंहाय नमः। अखिलेश यादव को केसीआर की तरफ से दी जा रही खास तवज्जो देश की सबसे बड़ी चुनावी रणभूमि उत्तर प्रदेश की लड़ाई से जुड़ी है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2014 से भाजपा का विजय रथ तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और इसे थामने के लिए तीसरे मोर्चे की जमीन तलाश रहे नेताओं के लिए अखिलेश के रूप में एक मजबूत साथी की जरूरत है, एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। दो 2019 में सपा और बसपा के साथ आने के महाप्रयोग के बावजूद भाजपा के विजय रथ को विपक्षी दल रोक नहीं पाए।
इसकी रफ्तार कुछ कम तो जरूर हुई, लेकिन सपा बसपा से कामयाबी का फासला बहुत ज्यादा बना रहा। मौजूदा वक्त में बसपा ने साफ कर दिया है कि उसका रास्ता एकला चलो का होगा। वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस भी ये साफ कर चुकी है कि वो खुद अपनी तरफ से किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाएगी। ऊपर से राहुल गांधी के समाजवादी पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर अखिलेश पहले से ही नाराज हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि सपा के पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे के सारथी की भूमिका में दिख रहे केसीआर के पास यूपी से अखिलेश यादव के अलावा किसी और चेहरे का विकल्प नहीं था जो भाजपा को सीधी चुनौती देने के लिए उनके साथ खड़ा हो सके। इसका ट्रेलर 14 दिसंबर को तब दिखा था जब दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर केसीआर ने अखिलेश को खास मेहमान के रूप में बुलाया था। तब अखिलेश के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल एस के दिग्गज एचडी कुमारस्वामी भी केसीआर के दफ्तर में मौजूद थे। तभी ये साफ हो गया था कि केसीआर अब अखिलेश के साथ 2024 की लड़ाई में तीसरे मोर्चे के नए चक्रव्यूह की तैयारी में जुटे हैं। अब दोनों में से किसकी भूमिका क्या होगी ये आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक भाजपा के खिलाफ बड़ी बिसात बिछ चुकी है। जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव की बिसात पर इस तस्वीर के सियासत में मायने बहुत गहरे हैं। गहरे इसलिए क्योंकि पहले अखिलेश भाजपा के खिलाफ विकल्प बनाने को लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का नाम दोहरा रहे थे, लेकिन इस वक्त इस पर कुछ चुप्पी है। अब खम्मम की रैली के बाद सपा के तेवर बुलंद हो गए हैं। अखिलेश यादव को मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, तो भाजपा सरकार पर हमला और आक्रामक हो चुका है। सरकार ने केवल 10 बड़े पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को बेच दिया, उनके हवाले कर दिया। बड़ी से बड़ी संस्थाएं है ना पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष है, उसके झूठ बोलने के कारण और जन विरोधी उसके क्रियाकलापों के कारण, उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी ताकत से हटाने के लिए कृत संकल्प है। ये सब महज संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति नजर आ रही है। इशारा साफ है कि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को जब राहुल गांधी ललकारेंगे तो तीसरे मोर्चे की ओर से युवा अखिलेश की आवाज भी उतनी ही बुलंद दिखेगी। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को मिला दें तो कुल 120 लोकसभा सीटें हो जाती हैं और इस पर कब्जे का जिम्मा तीसरे मोर्चे में अखिलेश और नीतीश मिलकर संभाल सकते हैं। दोनों नेताओं ने पहले भी इसका इशारा दिया है, लेकिन खम्मम रैली में नीतीश के मंच पर नजर नहीं आने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। उधर भाजपा अखिलेश की नई मुहिम पर तंज कर रही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा था, यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ये जो होने जा रहा है या होने की संभावना है, ये ऐसी ही दुरभिसंधि
विपक्ष। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान भी सुर्खियों में है। राजभर पूछ रहे हैं कि आखिर बिना कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन कैसे मुमकिन है। एक गोल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग। कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। गोल एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। साफ है कि तीसरे मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन वाले ट्रेलर ने 24 के महामुकाबले में नया सस्पेंस ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष के मजबूत होते चक्रव्यूह के बीच भाजपा ने यूपी में अपनी चाल तेज कर दी है। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिन की बैठक खत्म हुई और अब पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तारीख तय कर दी है। 22 जनवरी को यूपी भाजपा के तमाम दिग्गज एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रीय एजेंडे के मुताबिक यूपी में मिशन 80 पर बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। भाजपा की कोशिश तैयारी के शुरुआती दौर में ही काफी आगे निकल कर जाने की है, जिससे विरोधी उसके करीब भी ना आ पाए। दिन गिनती के बचे हैं और तैयारी 80 सीटों की करनी है। वैसे तो भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं की एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। अब चर्चा 2024 की है तो यूपी में हलचल तेज है। 22 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मिशन 24 के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्लीन स्वीप की रणनीति बनेगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुए मंथन से जो सुझाव निकले उन पर बात की जाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 के मद्देनजर जो एक ब्लूप्रिंट रखा गया, होमवर्क करके जो एक पूरा कार्यक्रमों का खाका सामने रखा गया, उसे नीचे के कार्यकर्ता तक पहुंचाने का काम अब उत्तर प्रदेश भाजपा करेगी। इसके लिए 22 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसके बाद में 5 फरवरी तक जिलों की बैठक होगी और 12 फरवरी तक मंडलों की बैठक की जाएगी। भाजपा की कोशिश बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की है। उन कमजोर बूथों को मजबूत बनाने की है जिसके सहारे 80 की 80 सीटों पर भगवा झंडा फहराया जा सके। सुझाव को लागू करने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जुटाने का प्लान तैयार होगा। बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वक्त मांगा गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह से भी वक्त मांगा गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 1,24,000 बूथों पर भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन 39,000 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जो अभी भी कमजोर हैं। अगर भाजपा इन मुस्लिम बूथों पर मेहनत करेगी तो परिणाम बदल सकते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो हमारे संगठन के कार्य हैं और भविष्य में हम लोगों को किस प्रकार से पार्टी की नीतियों का, गतिविधियों का संचालन करता है, इसका मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। उसी के क्रम में उस विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए अब 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हैं, 5 तारीख तक सभी जिलों की बैठकें करनी है और 12 तक मंडलों तक की बैठकें करनी है। बिल्कुल, मैं सबसे बड़ा नेता ही उसको मानता हूं जो अपना बूथ जीत जाए। सब लोग अपना बूथ जिता दें तो देश जीत लेंगे। और जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुनाव होते ही रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर जो है इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दे दिया है। अब उस गुरु मंत्र को जमीन पर उतारने की तैयारी है ताकि देश भर में मिशन 400 और यूपी में मिशन 80 को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सब लोगों में गतिविधि बढ़ानी है, समाज के सब तबकों को भाजपा के साथ जोड़ना है, और पार्टी ने पूरा होमवर्क अपना, हम लोगों ने जो अपनी गतिविधि नियमित रूप से कैसे चलानी है हमें, वो पार्टी की गतिविधि हम लोगों ने संगठनात्मक भी और हमारी विचारधारा से जुड़े विषय भी, और जो हमारे सेवा के रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के विषय हैं, वो जनता के बीच में ले जाने हैं किस प्रकार से। यूपी को लेकर भाजपा कितनी मुस्तैद है उसे इस बात से समझिए कि कार्यकाल विस्तार होने के बाद
जेपी नड्डा काशी पहुंच रहे हैं। गुरुवार को वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में होंगे और संदेश तमाम कार्यकर्ताओं को ये कि यूपी इस बार भी कितना जरूरी है। काशी के दौरे के बाद 20 जनवरी को जेपी नड्डा गाजीपुर में जनसभा करेंगे। गाजीपुर वो इलाका है जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा सारे दाग धोने की तैयारी में है। गाजीपुर में नड्डा के स्वागत के लिए तैयारी तेज है। प्रवास योजना है हमारी और उसमें भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के प्रवास हैं। तो उस क्रम में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, गाजीपुर का आया है, भी आगे अलग अलग नेताओं के प्रवास के दौरे के कार्यक्रम भी होने हैं। आने वाले दिनों में यूपी में भाजपा संगठन में कई बदलाव भी दिखेंगे। चर्चा है कि सीआर पाटिल को यूपी का नया भाजपा प्रभारी बनाया जा सकता है। सीआर पाटिल वही नेता हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीता, यानी पूरी ताकत इस बार यूपी पर ही लगानी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में विपक्षी दलों के बीच सबसे ज्यादा रस्साकशी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने पर होती रही है, लेकिन भाजपा के बड़े दांव ने इस वक्त विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। एक तरफ भाजपा ने पसमानदा कार्ड चलकर मुसलमानों के बीच पैठ और मजबूत बनाने का डबल इंजन प्लान लागू कर दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भीतर मुस्लिम नेता ही विरोधी बोल रहे हैं। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा की तारीफ कर बड़ा इशारा दिया, तो सपा के लिए डैमेज कंट्रोल मुश्किल हो गया। मौके की ताक में खड़ी कांग्रेस ने भी अब मुस्लिम वोटरों को लेकर सावधान की मुद्रा अपना ली है। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये भाजपा के सेंधमारी प्लान का असर है या कुछ और। यूपी की राजनीति में मुसलमान किसके हैं, ये सवाल बीतते दिनों के साथ और ज्यादा चर्चित होने लगा है। 24 के चुनाव में मुसलमानों का झुकाव सपा, बसपा या कांग्रेस की तरफ होगा, या फिर ये बाजी भाजपा मार लेगी, क्योंकि मुसलमानों को लेकर सब अपनी अपनी रणनीति है। ये सवाल चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बतौर मुस्लिम मायावती को पहली पसंद बता दिया, और उनके इसी बयान के बाद सपा के दूसरे मुस्लिम सांसद एसटी हसन ने मायावती पर कई सवाल उठा दिए। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। देखिए ये उनका अपना ख्याल है, मेरे भी वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन हाँ बीइंग ए मुस्लिम जो आपने लफ्ज़ कहा ना, पार्लियामेंट में जिस वक्त 3 तलाक का बिल आ रहा था तो उस वक्त मायावती कहाँ थी, बीजेपी के साथ क्यों गई थी, सीए आया तो क्यों वॉकआउट करा था, मुखालफत क्यों नहीं करी थी, 370 जब आया है तो उस वक्त बीजेपी के साथ क्यों खड़ी थी। अब सपा के नेता लाख दलीलें दे, लेकिन बसपा ने बर्क के बयान को भुनाना शुरू कर दिया है। बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया, सपा सांसद के आदरणीय मायावती के बारे में रखे गए विचार हर दल के लोगों की राय है। बहन जी ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुस्लिमों और ओबीसी समाज के साथ साथ समाज के हर तबके का विकास किया है। यानी बसपा की पूरी तैयारी उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में शिफ्ट करने की है जो विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ चला गया था। बसपा के पिछले कुछ फैसले भी इसी रणनीति की तरफ इशारा करते हैं। फिर चाहे इमरान मसूद को भाजपा में शामिल करवाकर उनकी पत्नी को मेयर प्रत्याशी घोषित करना हो, या फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी बनाना हो। और अब तो सवाल उठने लगा है कि क्या हाथी पर बैठने वाले मुस्लिमों में अगला नंबर सपा सांसद बर्क का है। देखिए वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है, 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, मुसलमान उनको नकार चुका है। कुल मिलाकर बसपा की कोशिश पूरब से पश्चिम तक
मुस्लिम और दलित वोटर को एकजुट करने की है और यही वजह है कि बसपा नेताओं की जुबान पर इन दिनों सिर्फ मुस्लिमों का नाम चढ़ा है। देखिए, पहले मुस्लिम समाज है, फिर पसमानदा समाज है या जो भी समाज उनका है। मैं पूरे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। आज अभी समाजवादी के भी एक सांसद जो हमारे वर्क रहमान जी ने भी बोला है कि बिना बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आए सब समाज का न्याय नहीं हो सकता है। इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान जब बनाया था, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि यदि इस देश में संविधान बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया मैंने बनाया है, अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, संविधान अच्छा काम नहीं कर सकता है। यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम अहम भूमिका में होते हैं। ऐसे में हर दल के लिए मुस्लिमों का वोट जरूरी होता है। माना जाता है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया और अब भाजपा पसमानदा समाज के सहारे इस दायरे को बढ़ाने में जुटी है, जिसका संदेश खुद पीएम मोदी ने दिया। और हमारे मंडल अध्यक्ष एक SHO जितने घंटे काम करता है, एक चौकी इंचार्ज जितने घंटे काम करता है, लगभग उतने ही घंटे काम सेवा ही संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर काम करते हैं। तो बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम कर रहे हैं, 2024 में निश्चित तौर से इससे कमल खिलेगा और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर इन दिनों इतनी मारामारी मची है, ये मुस्लिम वोट बैंक एक वक्त में कांग्रेस के लिए एकजुट रहा करता था और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के पास नीति की भी कमी दिखाई देती है और मुस्लिम नेताओं की भी। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे चेहरों के सहारे कांग्रेस फिर एक बार मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। पहले मोदी जी समझा दें पसमानदा का तात्पर्य क्या है, फिर इसके बाद मैं इस पे बोलूँगा इसका मतलब क्या है। शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, अब वो कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं। मैं तो सीधा से जानता हूँ कि सारे बराबर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सारे इंसान बराबर हैं, सारे मुसलमान बराबर हैं। यानी मुस्लिमों के नाम पर 24 की सियासत परवान चढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुस्लिमों का जिक्र और बढ़ता जाएगा और सवाल आखिर तक यही रहेगा कि यूपी के मुसलमान किसके साथ हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन दिनों एक नई जंग छिड़ी है। पिछले दिनों से यूनिवर्सिटी की छात्राएं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, लेकिन चुभने वाली बात यह है कि आज तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन छात्राओं से मिलने तक नहीं आया। ये छात्राएं कुलपति आवास के बाहर धरना दे रही हैं। उनकी मांग बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा सवाल कुलपति की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब उनके पास अपने छात्रों की मुश्किलें सुनने का वक्त नहीं, तो फिर किस बात की फुर्सत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी पहचान देश विदेश में है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। नारेबाजी हो रही है, कुलपति के खिलाफ जंग का ऐलान हो रहा है और इसकी वजह है मेस का खाना। सर्व शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हॉस्टल में खाने की क्वालिटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर पीएचडी हॉस्टल की छात्राएं सोमवार की देर रात से ही वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं, लेकिन ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई कार्रवाई करने वाला। आप लोग धरने पर हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को खाना बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया जाता है और एक चीज़ जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि हमें पर मील सिस्टम जो है BHU के काफ़ी सारे हॉस्टल में, स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल में उन्हें दिया जाता है मील सिस्टम, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है सिस्टम, क्या बना रखा है? कि हम खाएं चाहे ना खाएं, हमें सारा पैसा जो है वो एडवांस में पे करना है मंथ के शुरू होते समय। छात्राओं का ये आंदोलन दिन रात जारी है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी इसी तरह छात्राएं धरने पर बैठी रही। फिर बुधवार को भी प्रदर्शन चलता रहा। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठी छात्राएं वीसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। आज तीसरा दिन है कि हम लोग यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। पहले दिन हम लोग रात को 9 बजे निकले थे, तब से लेकर आज तीसरा दिन हो गया और मुझे लगता है कि अभी दोपहर के
2:30 बज रहे हैं, 2:30 से भी ज़्यादा समय हो रहा है। वीसी पहले कहा गया कि वीसी सर बनारस में है ही नहीं, 2 दिन से यही सुनने में आ रहा था और आज तीसरा दिन है और वीसी सर बनारस में आ चुके हैं, लेकिन तब भी वो हम लोगों से ना बात करने के लिए आ रहे हैं, ना ही हमारी डिमांड्स के बारे में उन्होंने एक बार भी पूछना ज़रूरी समझा है। छात्राओं का कहना है कि जब से हॉस्टल में मेस बदला गया है तभी से हॉस्टल में खाने की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है, जिससे छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो रही हैं। करीब 1 महीने से शिकायत की जा रही है, लेकिन समस्या दूर करने पर कोई ध्यान नहीं देता। अब छात्राओं के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हमने ना हमारे 9 पॉइंट्स थे जिसको हमने शॉर्ट कर करके अब हमारे पास केवल 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। उसके बारे में भी हम लोगों से कोई बात करी नहीं जा रही है, ना ही हमारी बात सुनी जा रही है। सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें पर मील सिस्टम चाहिए, दूसरी चीज़ कि हमें अपने हॉस्टल में 2 मेस चाहिए, और तीसरी चीज़ हम लोग 7 महीने हो गए हैं उस हॉस्टल में रहते हुए, हम लोगों के पास वाईफाई नहीं है। BHU के सारे हॉस्टल्स में वाईफाई है, एक भी हॉस्टल ऐसा नहीं है जहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर हम लोगों के ही हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा नहीं है। मौसम सर्दी का है, लेकिन BHU में माहौल गर्म हो गया है। VC सुधीर कुमार जैन छात्राओं से मिलने नहीं आ रहे, जिसके चलते नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। छात्राओं के पास शिकायतें तो और भी हैं, लेकिन उन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं। ABP गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। जोशीमठ की दरारों ने दिल्ली तक चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आज CM पुष्कर सिंह धामी तमाम रिपोर्ट लेकर गृह मंत्रालय पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई। CM धामी ने एक एक बिंदु पर विस्तार से जानकारी दी। उधर दूसरी तरफ जोशीमठ पर सियासत तेज है। अखिलेश ने जोशीमठ की समस्या को लेकर ऐसा दावा कर दिया कि CM धामी को भी सामने आकर जवाब देना पड़ा। पहाड़ पर बसा जोशीमठ सिसक रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब जोशीमठ से चुभने वाली खबर ना आए। एक तरफ जहां होटल तोड़े जा रहे हैं, तो अब लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस भी जमींदोज करने की तैयारी है। कुछ ही वक्त में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, जिसने चिंता और बढ़ा दी है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी PWD गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। जोशीमठ में फिलहाल हालात सामान्य नहीं है और यही वजह है कि लगातार घर हो, भवन हो या फिर तमाम होटल लगातार दरारें बढ़ती जा रही है और जिसके चलते जोशीमठ पर संकट बना हुआ है। करीब 50 घर ऐसे हैं जिनमें कल से लेकर अब तक बड़ी दरारें आई हैं और एक आलम ये PWD गेस्ट हाउस भी है। लगातार इसमें भी दरार बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर नीचे नो एंट्री यहाँ पर लिख दिया है और इसके अलावा प्रतिदिन ये दूसरी तरफ झुक रहा है, यानी किसी भी क्षण ये अपने आप ही ढह सकता है, लेकिन खतरा बिल्कुल जोशीमठ पर बना हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं और यही चिंता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली ले आई। अमित शाह की मौजूदगी में गृह मंत्रालय की बैठक हुई। अमित शाह के सामने पूरी रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था क्या है, जोशीमठ को बचाने का ब्लूप्रिंट क्या है। जोशीमठ की वस्तुस्थिति थी उसके बारे में उनको सारी जानकारी दी है और साथ ही जो वहाँ पर पुनर्वास के काम होने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अभी आपदा राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं और जो नई जगह का चयन है उसके संबंध में और जो लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी। बीते 24 घंटों में करीब 90 घर ऐसे मिले हैं जिनमें दरारें आई हैं, यानी प्रशासन जो दावे कर रहा है हालात उससे भी कहीं ज्यादा खराब हैं। उधर इस मामले पर सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, राजनीतिक प्रभाव से वैज्ञानिकों पर दबाव बनाकर जोशीमठ की दरारों की सच्चाई छिपाने की भाजपा सरकार की कोशिश घोर निंदनीय है। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होने की वजह से ये बहुत गंभीर विषय है। जोशीमठ की परियोजनाओं के बारे में पर्यावरण प्रभाव आकलन की रिपोर्ट का खुलासा हो। परेशानी जोशीमठ में खड़ी है और सियासत लखनऊ तक उबाल मार रही है। जोशीमठ परेशान है, नई सूबे का इंतजार कर रहा है और इस पर होने वाली सियासत कई लोगों को चुभ रही है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज जितना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।